नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आफा खानम शेरवानी। खुला खेल फर्रुखाबादी भाजपा ने शुरू कर दिया है। 9 महीने पहले चुनाव के ऐसा लगता है कि भाजपा खुद अपनी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम पड़ गई है उनके लिए, इसलिए अब हर पार्टी से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेकर वो 2024 में जाएंगे। महाराष्ट्र का जो पूरा नाटक है वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग जिनको जेल भेजने को तैयार थे ईडी के जरिए, भाजपा की ये सरकार अब उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके, अपनी सरकार में शामिल करके मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। उधर से खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र के अलावा जो दूसरा बड़ा गठबंधन है बिहार में, जो कांग्रेस पार्टी और जेडीयू और इसके अलावा आरजेडी का जो बड़ा गठबंधन है, उस पर भी नजर है। यानी कि अब जो यहां 48 सीटें हैं जो लोकसभा की हैं, उसके बाद जो बिहार की 40 सीटें हैं, अब उस पर नजर है। सीधे तौर पर जो घबराहट है वो चेहरे पर खुलकर दिख रही है, पसीने की शक्ल में चेहरे पर नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े इस वक्त मौजूद हैं। अशोक जी, कि क्या आप हैरान हो गए कि इस तरह से 2 साल के अंदर 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां दोनों ध्वस्त कर दी? अब न एनसीपी रही, न शिवसेना रही तो सिर्फ बीजेपी रही। देखिए, महाराष्ट्र में इन्होंने स्प्लिट जरूर किया, लेकिन जो ये कहते हैं कि शिवसेना इनके साथ है, शिवसेना के विधायक इनके साथ है, नाम उसके पास है एकनाथ शिंदे के पास, लेकिन जन समर्थन आज भी उद्धव ठाकरे के पास है। तो शिवसेना तोड़ने के बाद जो शिवसेना उन्हें लगी थी कि जो समाप्त हो जाएगी, वो एक नए कलेवर के साथ और बड़े ताकत के साथ उभरी है। ये चिंता का विषय है। महाविकास गठबंधन और मजबूत हुआ तो उन्हें लगा कि इस गठबंधन के जो कर्ता धर्ता है शरद पवार, उनकी यदि पार्टी तोड़ी तो शरद पवार घर बैठ जाएंगे। उन्होंने वही गलती की जो उद्धव ठाकरे को असेसमेंट में उन्होंने कमजोर समझा था। ये तो शरद पवार है, वो कई बार टूट के उठे हैं। इस बार फिर उनकी पार्टी टूटी, शरद पवार फिर पूरे ताकत के साथ जुड़ गए हैं। आज जिस हिसाब से सातारा में उनका रिसेप्शन हुआ, जिस हिसाब से लोग उनके साथ है, जिस हिसाब से पार्टी के कार्यालयों में से अलग अलग जिलों के अजित पवार के फोटो उठा के लोगों ने फेंक दिए, उससे तो पता पड़ता है कि शरद पवार की पकड़ अभी भी मजबूत है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ये लोगों को बताने में बहुत दिक्कत आ रही है कि अजित पवार का साथ क्यों लिया। क्या सरकार उनकी जा रही थी? क्या सरकार माइनॉरिटी में आ रही थी? क्या शिंदे गुरु एक उनको बैगेज बन गया था? या फिर अजित पवार उनको जरूरी इसलिए था कि उनको लगा कि 2024 के जो 48 लोकसभा वाला सीट वाला ये राज्य है, यहां उठ कर पाएंगे। लेकिन फिर इस बार विधायक लेके चले गए। विधायकों के साथ कार्यकर्ता कहाँ है? मैनेजर इनके पास है। पार्टी के जननायक जो है, लोगों के दिलों पे राज करने वाले, वो तो बाहर है। ये मैनेजर वर्सेस मास लीडर, ये लड़ाई महाराष्ट्र में होगी 2021 में। मैनेजर वर्सेस मास लीडर की लड़ाई होगी 2024 में। आपकी बात समझ में आ रही है। मैं आपसे समझना ये चाहती हूँ, ये तो इस पर काफी बहस हो रही है कि तमाम तरह के जो मैं कहूंगी नैतिक मूल्यों को भुलाकर जिन गारंटी का जिक्र लगातार नरेंद्र मोदी करते रहे कि देखिए अगर विपक्ष भ्रष्टाचार कर रहा है तो गारंटी मेरे पास ये है कि इन भ्रष्टाचारियों को मैं जेल भेजूंगा, वो कहानी एक तरफ। दूसरी कहानी जो बिल्कुल ठोस राजनीतिक है, वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है उसके नेता, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर 2/3 नेता एनसीपी के शिफ्ट हो गए हैं दूसरी तरफ, तो पार्टी कहां बची? जनता तो नेताओं के साथ जाएगी ना। सवाल यह है कि वो नेता कौन, नेता किसके भरोसे? शिवसेना में जो 40 लोग गए, उनमें से 3 या 4 लोग छोड़ के बाकी लोग शिवसेना के नाम पे चुनाव जीतते हैं, उद्धव ठाकरे के नाम पे चुनाव जीतते हैं। वो लोग आज, जैसे नरेंद्र मोदी जी नेता है, तो बीजेपी के लोग क्लेम करते हैं कि हम उनके नाम से चुनाव जीतते हैं। नेता किधर भी जाए, मोदी जिधर होगा उधर जनमानस होगा, ऐसी एक धारणा बीजेपी ने की है। तो वो बीजेपी के साथ ही क्यों होता है? शिवसेना के साथ क्यों नहीं हो सकता? शरद पवार के साथ क्यों नहीं हो सकता? शरद पवार ने 2019 में उन लोगों को टिकट दिए थे जो नवसिखिए थे, नए लोग थे। उन्होंने किसी के भी सर पे हाथ रख के 2019 का चुनाव याद रखिए, कीजिएगा, जब उनको ईडी की नोटिस मिली और फिर उन्होंने जो रोड शो किए, भरी बरसात में जो रैली की, उसने पूरे महाराष्ट्र का इक्वेशन बदल दिया राजनीति। ये ताकत शरद पवार की है। शरद पवार, ठाकरे घराना, ये नेताओं को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ये जो लोग मैनेजर बन के आए हैं, कई बार लोगों को लगता है कि वही शिवसेना है। यदि आप शिवसेना है तो फिर आज बीजेपी के पास यदि एकनाथ शिंदे है, जिसके पास सिंबल है, सब कुछ है, तो फिर उपचुनाव में ये नतीजे क्यों? विधान परिषद के चुनाव में ये नतीजे क्यों? कृषि उपज मंडियों के चुनाव में नतीजे क्यों? बीएमसी के चुनाव करवाने में डर क्यों? कारपोरेशन के चुनाव करवाने में डर क्यों? डर ये कि हार गए तो परसेप्शन बिगड़ जाएगा। तो ये हार के डर से आपने
एनसीपी को भी लिया। यदि शिवसेना, आपके हिसाब से मैं मानूं कि शिवसेना में सारे विधायक जाने के बाद खोखली हो गई शिवसेना, कुछ नहीं बचा, सारे नेता इधर चले गए, तो शिवसेना और भाजपा इतना बड़ा ग्रुप है, उसके बाद तो उन्हें अजित पवार की जरूरत ही नहीं पड़ी चाहिए। क्या जरूरत थी अजित पवार की? इसका मतलब जो शिवसेना वो तोड़ के लाए वो कमजोर निकली, वो ढकोसला निकली, इसलिए वो एक दूसरा सहारा उठा के लाए अजित पवार। अब अजित पवार भी ढकोसला साबित होते हैं तो फिर डूबना तय है। नहीं अशोक जी, ये बात, आपकी बात में दम है, लेकिन हड़कंप मचा हुआ है विपक्ष के खेमे में, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि अब देखिए महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में तोड़ने की तैयारी है। जो तीन पार्टियों का वहां पर गठबंधन है, दो ही मेजर मैं कहूंगी पिलर्स हैं इस वक्त। ऑपोजिशन वैसे ही कम बचा हुआ है, कमजोर है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी तोड़ लाए, यहाँ तो पूरी पार्टियां तोड़ दी हैं, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी तोड़ लाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। 2024 का जो चुनाव है वो अपने आप में एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है। मैं एक लाइन में आपसे समझना चाहती हूं कि क्या आप ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी भाजपा और आरएसएस डरे हुए थे कि ये चुनाव हार जाएंगे और इसलिए 9 महीने पहले अब ये तैयारी हो रही है कि दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी बनाएंगे? जो चीजें हम और आप समझते हैं वो पार्टी के नेता भाली भती समझते हैं। हिमाचल के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद कर्नाटक, इस हार के बाद ऑर्गेनाइजर ने जो आर्टिकल लिखा और जिसमें कहा कि नरेंद्र मोदी का ब्रांड अब कमजोर पड़ गया है और हिंदुत्व का कार्ड चल नहीं रहा है, ये दो तरकश के तीर है जो नहीं चलेंगे, ये ब्रह्मास्त्र नहीं चलेंगे, तो फिर युद्ध के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। जब युद्ध के लिए आप सामने वाले पार्टी से जीतते नहीं तो उनमें से कोई गद्दार ढूंढ के अपने साथ मिलाने का प्रयास करते हैं, यही आप कर रहे हैं। जब आपकी लाइन आप बड़ी नहीं कर सकते तो दूसरी की छोटी लाइन कर रहे हैं। हड़कंप तो मचा है, और हड़कंप तो 2014 से मचा है। 2014 से लगातार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जो खुला उपयोग हो रहा है। आज देखिए प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की गारंटी देते हैं। महाराष्ट्र में हास्यास्पद स्थिति यह है कि जो सरकार है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। जो शिवसेना में सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग थे वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, क्योंकि ईडी के सब, कईयों के ईडी के नोटिस थे, कई लड़ार पे थे इनकम टैक्स के, कईयों के यहाँ छापे थे, वो शिवसेना के पास बचे गए। जो लोग नीरज, जो लोग बिल्कुल इनकम टैक्स और सीबीआई से डर ही नहीं रहे थे, जिन्होंने कुछ भ्रष्टाचार ही नहीं किया था, वो बाकी बचे। वही शरद पवार जी के यहाँ हुआ। शरद पवार जी के यहाँ जो तमाम लोग ईडी के नोटिस पे थे, जो रडार पे थे इनकम टैक्स के, सीबीआई के, वो भाग के इधर आ गए। अब जो बचे हुए लोग वो क्लीन है। तो महाराष्ट्र में तो विपक्ष निहायत भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन दिखाई देता है, और सारे भ्रष्ट जो है वो यहाँ पे अब कमल ब्रांड साबुन से नहा के स्वच्छ होके आए हैं। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जिनको भ्रष्ट कहते थे, जेल भेजने की बात करते थे, वो आज मंत्री बने। अब मुझे हसन मुशर्रफ जिनके ऊपर लगातार रेड चल रही थी, जो जमानत के लिए भाग रहे थे, वो आज मंत्री बने हैं। छगन भुजबल 2.5 साल काट के आए जेल में, केसेस चल रहे हैं, मंत्री बने हैं। सुनील तटकरे कितने केसेस चल रहे हैं, मंत्री बने हैं। उनकी प्रॉपर्टी और ईडी के नोटिस पे है प्रफुल्ल पटेल, उस खेमे में जाके बैठे हैं।